हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था कि प्रतिरोध तारों का श्रेणीक्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। फिर हमने प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का परिपथ चित्र बना लिया था। उसके बाद में हमने प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का जो सूत्र निकाल लिया था और सूत्र क्या निकल कर आया था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन का जो दूसरा जो प्रकार है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका परिपथ चित्र कैसे बनेगा और उसका सूत्र किस प्रकार से निकलता है। और ये जो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के जो सूत्र हैं वो गणित वाले जो प्रश्न आप निकालेंगे न्यूमेरिकल वाले, उसमें बहुत काम आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सामने हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और एक होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है। प्रतिरोधों का जो श्रेणीक्रम जो संयोजन है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। आज आपका जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है। और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहेंगे? प्रतिरोध तारों का आपस में समांतर क्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का आपस में समांतर क्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। मैं लिख देता हूं, ध्यान दो। प्रतिरोधों का क्या प्रतिरोध तारों का समांतर क्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोध तारों का समांतर क्रम में जुड़ना ही प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम इसका परिपथ चित्र बनाते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास में 3 प्रतिरोध तार है। मान लेते हैं जैसे अपने पास यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से 3 प्रतिरोध तार है। मान लेते हैं अपने पास इस प्रकार से 3 प्रतिरोध तार है और इन 3 प्रतिरोध तारों को हम इस प्रकार से जो है वो समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं। इस प्रकार से तीनों प्रतिरोध तारों को हम कौन से क्रम में जोड़ रखे हैं? समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं। माना कि ये जो प्रतिरोध तार है वो R1 है, ये प्रतिरोध तार है वो R2 है और ये जो प्रतिरोध तार है वो R3 है। और इन तीनों प्रतिरोध तारों के समानांतर क्रम में जो है वो वोल्टमीटर जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? वोल्टमीटर जोड़ा गया है, जिसमें विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। अब इन प्रतिरोध तार और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? विद्युत परिपथ से। यहाँ पर खुला प्लग हो जाएगा, यहाँ पर आपका एमीटर आ जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लग लगाएंगे वैसे विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगी। विद्युत धारा हमेशा धनावेश की दिशा में प्रवाहित होती है। तो माना कि इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे मान लो इस बिंदु को नाम दे दिया आप A और इस बिंदु को नाम दे दिया आप B। तो यहाँ पर A और B के मध्य जो प्रतिरोध तार जुड़े हुए हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उन्हीं के समांतर क्रम में यहाँ पर वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही I विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई A बिंदु के ऊपर जाती है तो विद्युत धारा अलग अलग प्रतिरोध तारों में अलग अलग प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है, यानी अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे आपके यहाँ पर वोल्टमीटर में जैसे I विद्युत धारा आ रही है तो वो इस प्रकार से I विद्युत धारा बहती हुई रहेगी B बिंदु तक। उसके बाद में प्रतिरोध तार R1 में जैसे I1 विद्युत धारा बह रही है। माना कि प्रतिरोध R2 में I2 विद्युत धारा बह रही है। माना कि प्रतिरोध तार R3 में I3 विद्युत धारा बह रही है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा आगे की तरफ बहती हुई B बिंदु पर वापस एक जगह हो जाएगी और इस प्रकार से ये विद्युत धारा जो है वो बहती हुई आएगी और अपना विद्युत परिपथ जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है
के सिरों के मध्य जो विद्युत जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है V वो समान उत्पन्न हो रहा है, जबकि तीनों प्रतिरोध तारों में विद्युत धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध तार R1 में प्रवाहित विद्युत धारा I1 है, प्रतिरोध तार R2 में प्रवाहित विद्युत धारा I2 है और प्रतिरोध तार R3 में प्रवाहित विद्युत धारा I3 है। तो अपने को जो परिपथ चित्र में जो दिख रहा है अपने को वही लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिरोध तार R1 में प्रवाहित विद्युत धारा I1 है, प्रतिरोध तार R2 में प्रवाहित विद्युत धारा I2 है और प्रतिरोध तार R3 में प्रवाहित विद्युत धारा I3 है। तो यहाँ तक आप इसका परिपथ चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ फिर। देखो जो चित्र में दिख रहा है वो चीज हम लिखते हैं। क्या दिख रहा है, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित विद्युत धारा I1 है, प्रतिरोध तार R1 में प्रवाहित विद्युत धारा I1 है, ऐसे प्रतिरोध तार R2 में प्रवाहित विद्युत धारा I2 है और ऐसे प्रतिरोध तार R3 में प्रवाहित विद्युत धारा I3 है। तो प्रतिरोध तार R2 में प्रवाहित विद्युत धारा I2 है, ऐसे ही प्रतिरोध तार R3 में प्रवाहित विद्युत धारा I3 है। जैसे परिपथ में दिखा है वैसे वैसे लिख दिया हमने। उसके बाद में है ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से आपको क्या बताना है कि ओम का जो नियम है वो क्या होता है, V बराबर में RI होता है ओम का नियम। यहाँ से अगर हम विद्युत धारा का मान निकालें I का तो ये R हो जाएगा, तो I बराबर में V अपॉन R, I बराबर में क्या हो जाएगा V बटे में R। तो ध्यान रखना है ओम के नियम से I बराबर में क्या होता है V बटे में R। तो V तो यहाँ पर विभवांतर है, R यहाँ पर प्रतिरोध है, तो विभवांतर तो तीनों प्रतिरोधों में समान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध तार जो है वो तीनों क्या है अलग अलग है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा I1 बराबर में, ये I जो है अलग अलग प्रवाहित हो रही है तीनों प्रतिरोध तारों में, तो यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे। I1 बराबर में क्या हो जाएगा V बटे में R1, I2 बराबर में क्या हो जाएगा V बटे में R2 और ऐसे ही I3 बराबर में क्या हो जाएगा V अपॉन R3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ओम का जो नियम से क्या निकल कर आया था V बराबर में RI, यहाँ से क्या हुआ I बराबर में V अपॉन R। तो इसी प्रकार से जब ओम के नियम से I बराबर V बटे में R हो सकता है तो I1 बराबर हो सकता है V बटे में R1, I2 बराबर हो सकता है V बटे में R2 और I3 बराबर हो सकता है V बटे में R3। अब यहाँ पर अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरे परिपथ में कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा क्या हो जाएगी I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस I3। कुल विद्युत धारा क्या हो जाएगी परिपथ में कि I जो विद्युत धारा रही वो तीन भागों में बट गई, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कुल विद्युत धारा I आ जाएगी। तो I बराबर में हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मान रखो देखो I का मान ओम के नियम से क्या होता है V अपॉन R या V बटे में R, तो V बटे में R। ओम के नियम से हमने I1 का मान क्या निकाल लिया V बटे में R1, V बटे में R1। ऐसे ही I2 का मान क्या निकाल लिया V बटे में R2, V बटे में R2 प्लस I3 का मान क्या निकाल लिया V बटे में R3, V बटे में R3। अब यहाँ पर देखो विभवांतर तीनों में समान उत्पन्न हो रहा है, कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो V बटे में R बराबर में V यहाँ पर क्या हो गया बाहर आ गया
बचा क्या है, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ है, तो एक है, तो 1/2 में R1 प्लस 1/2 में R2 प्लस 1/2 में R3। अपने को यहाँ पर जो सूत्र निकालना है वो V/R का नहीं निकालना है, सिर्फ प्रतिरोध का निकालना है, R का। तो इस V को भी बराबर के उधर भेजेंगे तो वज्र गुणा होकर ये भी भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 में R बराबर में V/2 में V, और यहाँ आ जाएगा 1/2 में R1 प्लस 1/2 में R2 प्लस 1/2 में R3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 1/2 R बराबर में 1/2 R1 प्लस 1/2 R2 प्लस 1/2 में R3। ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। ये किसका सूत्र निकल कर आया, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निकल कर आया है। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान दीजिए आप दोबारा से। हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का है। प्रतिरोधों का एक तो श्रेणी क्रम संयोजन है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है। इसकी मैंने परिभाषा लिखी है, प्रतिरोध तारों का समांतर क्रम में जुड़ना ही, प्रतिरोध तारों का समांतर क्रम में जुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर उसके बाद हमने इसका परिपथ चित्र बना दिया कि हमने 3 प्रतिरोध तार लिया, R1, R2 और R3, और इनके समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा दिया और इसको परिपथ से जोड़कर इसका क्या बना दिया था, विद्युत परिपथ बना दिया था। अब अपने को क्या निकालना है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निकालना है। तो सूत्र में देखो आपको जो चित्र में जो दिख रहा है वो लिखते हैं। चित्र में क्या दिख रहा है, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित विद्युत धारा I1 है, तो हमने इसे कैसे लिख दिया, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित विद्युत धारा I1 है। प्रतिरोध R2 में प्रवाहित विद्युत धारा I2 है, तो हमने इसे कैसे लिख दिया, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित विद्युत धारा I2 है। फिर ऐसे ही प्रतिरोध R3 में प्रवाहित विद्युत धारा I3 है, तो हमने इसे कैसे लिख दिया, प्रतिरोध R3 में प्रवाहित विद्युत धारा I3 है। फिर हमने पढ़ा ओम के नियम से, ओम के नियम से आपने पढ़ा था V बराबर क्या होता है, RI। यहाँ से ये तो V तो 72 है, R यहाँ पर प्रतिरोध है और I जो है वो विद्युत धारा है, तो यहाँ से विद्युत धारा का सूत्र निकालेंगे तो V/V में क्या आएगा, R। जब ओम के नियम से I बराबर में V/V R होता है, तो इसी प्रकार से I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/V में R1, I2 बराबर में क्या हो जाएगा, V/V में R2, और ऐसे ही I3 बराबर में क्या हो जाएगा, V/V में R3। अब इस पूरे परिपथ में कुल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो जैसे मान लो कि I1, I2 और I3 जो अलग अलग विद्युत धारा बह रही है, इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो परिपथ में कुल विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी या कुल विद्युत धारा आ जाएगी। तो हमने यहाँ से लिखा I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनका मान रख दिया, ओम के नियम से I का मान क्या निकल कर आया था, V/V में R, तो हमने इस I का मान रख दिया V/V में R। इसी प्रकार हमने I1 का मान क्या निकाल लिया था, V/V में R1, तो यहाँ पर I1 का मान रख दिया V/V में R1। ऐसे ही I2 का मान आया था V/V में R2, तो ऐसे I2 का मान रख दिया V/V में R2, और ऐसे I3 का मान निकल कर आया था V/V में R3, तो हमने ऐसे ही जो है वो I3 का मान रख दिया V/V में R3। अब यहाँ जो चीज कॉमन है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ विभांतर जो है वो समान, इसलिए इसको हमने बाहर ले लिया, तो V/V बाहर, V कॉमन था उसको बाहर ले लिया, बचा क्या आपके पास में 1/V R1 प्लस 1/V R2 प्लस 1/V R3। यहाँ आपने को जो सूत्र निकालना है वो प्रतिरोध का निकालना है, R का निकालना है, V/V R का नहीं, इसलिए इस V को जब उधर ले जाएंगे तो ये भी जो है वो पलट कर भाग में चला जाएगा, तो 1/V R बराबर में V/V में V, और बचा क्या आपका 1/V R1 प्लस 1/V R2 प्लस 1/V में R3। विभांतर से विभांतर कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी बचा क्या आपका 1/V में R1, 1/V R बराबर 1/V R1 प्लस 1/V R2 प्लस 1/V में R3। यह आपका जो है वो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। एक इसका सूत्र निकल कर आया है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निकल कर आया है। तो हमने देखो इसकी परिभाषा पढ़ ली है, इसका चित्र बना दिया है और इसका सूत्र निकाल लिया है, ठीक है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं।
थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, नीचे देखो। अब देखो यदि इस प्रतिरोध या इस विद्युत परिपथ में इन 3 तारों की बजाय अगर अनंत तार लिए जाएं तो उनकी तुल्य समांतर क्रम में कौन सा प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिए, यदि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध तार R1, R2, R3, R4, Rn समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनके तुल्य यानी इनके समान उत्पन्न प्रतिरोध होगा। इनके समान कौन सा प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो देखिए। तो देखो 1/r बराबर में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/rn। तो ये इनके तुल्य जो है वो समांतर क्रम का प्रतिरोध उत्पन्न होगा। यदि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध तार R1, R2, R3, R4 या Rn यानी अनंत प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनके तुल्य उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/rn। ये तुल्य प्रतिरोध उत्पन्न होगा किसका? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन का। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।